नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। आज हिंदी सत्र में पारिवारिक शेयरिंग है। आज विक्रम यादव भैया और उनकी बेटी नंदिनी यादव की शेयरिंग को हम सुनेंगे। तो विक्रम जी अपने परिवार सहित यूएचवी से जुड़े हुए हैं। भैया की दो बेटी नंदिनी और विकाशा है और एक बेटा भविष्य है। भैया वर्तमान में विटू सेंटर में अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। भैया के साथ में आज उनकी बड़ी बेटी नंदिनी यादव भी अपनी बात को रखेगी। नंदिनी 10th स्टैंडर्ड की छात्रा है और यूएचवी लिविंग सेंटर नौगांव के साथ में जुड़ी हुई है और यूएचवी कंटेंट को सीखने का समझने का प्रयास कर रही है। और मुझे लगता है इनकी तो ये अब पांचवी शेयरिंग है। तो नंदिनी बेटी आपका स्वागत है। आप शुरू करें। जी भैया, पहले जी भविष्य रखना चाहता है। हाँ हाँ, जी 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 बोल। जी। सभी को नमस्ते। मेरा नाम भविष्य यादव है। मैं क्लास थर्ड में पढ़ता हूँ। मेरी उम्र 8 वर्ष है। मैं और शरीर दोनों अलग हैं। शरीर की आवश्यकता खाना है और मैं की आवश्यकता भाव। यह मुझे समझ में आया। भगवान पहले मेरा प्रकृति में ध्यान नहीं जाता था। अब भगवान अंकल के साथ रहने से मेरा प्रकृति में ध्यान जाने लगा है। जी, सभी को नमस्ते। मेरा नाम नंदिनी यादव है। मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ और मेरी उम्र 14 वर्ष है। यूएचवी से जुड़ाव मेरा श्री भगवान अंकल द्वारा सन 2020 में हुआ और मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे यूएचवी से जोड़ा। और मॉर्निंग सेशन में ये मेरी 6वीं शेयरिंग है। इसके पहले मैं 5 और शेयरिंग कर चुकी हूँ और मैंने मॉर्निंग सेशन में को रेगुलर सुना है और इसके नोट्स भी बनाए हैं, जिससे मेरी अभ्यास 1 और अभ्यास 2 में काफी स्पष्टता बनी है पहले की अपेक्षा। तो अभ्यास 1 और अभ्यास 2 से मैं शुरू करूंगी। अभ्यास 1 के में मैंने स्वयं के द्वारा स्वयं को देखा। इसके स्टेप नंबर 1 में मैंने अपनी कल्पनाशीलता को देखा। तो मैं इसका एक एग्जांपल दूंगी कि पहले कई बार क्या होता था स्कूल में, जब मैं क्लासरूम में होती थी तो टीचर आते थे और वो पढ़ाने लगते थे, लेकिन उस कई कई बार क्या होता था कि मैं पढ़ते पढ़ते जाने कहाँ खो जाती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था। और कहीं क्लासरूम में बैठी हूँ और जाने कहाँ पहुंच जाती थी। तो ऐसे, लेकिन अब ये ऐसा नहीं होता। अब जब मैं अपनी कल्पनाशीलता को देख पाती हूँ तो अब स्थिरता आई है और अब मैं सजग रहने लगी हूँ पहले की अपेक्षा। और छोटे-छोटे उदाहरणों से देखती हूँ कि मेरी कल्पनाशीलता में कौन से भाव विचार चल रहे हैं, इसको देखती हूँ और बहुत कुछ देख भी पा रही हूँ। स्टेप 2 में मैंने देखा कि मेरे अंदर सहज भाव चल रहे हैं या असहज। तो मैं देख पाई कि पहले जब मुझे कोई डाँट देता था या मेरा किसी के साथ झगड़ा हो जाता था, तो मैं उस घटना को के बारे में बहुत देर तक चलाती थी, सोचती रहती थी। क्या पता कई बार तो ये ऐसा होता था कि घंटों तक उसके बारे में सोच रहे हैं और मैं स्वयं भी दुखी हो रही हूँ और उस व्यक्ति के प्रति मेरा एक तरह से विरोध का भाव रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब भी जब कोई मुझे डाँटता है या मेरा किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, तो मैं देखती हूँ कि हाँ, इसमें मेरी गलती हो सकती है और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखने का प्रयास करती हूँ कि अगर दूसरे की गलती हो सकती है, तो हाँ, मेरी भी गलती हो सकती है। और मैं अपनी अब गलतियों को स्वीकार भी करने लगी हूँ, जिससे अब सबके प्रति एक संबंध का भाव रहता है और इससे मैं भी सजग रहने लगी हूँ और मेरे अंदर सहज भाव जो असहज चलते थे पहले, अब सहज चलने लगे हैं। स्टेप 3 को मैं स्टेप 2 से रिलेटिव करके देख पाती हूँ कि जब मेरे अंदर असहज भाव चलते थे या विरोध का भाव रहता था सबके प्रति, तो मैं एक तरह से दुखी ही रहती थी। और अब जब सहज भाव चलाने लगी हूँ, तो मैं सुखी होती हूँ और ये देख पाई। स्टेप 4 को मैं पहले की अपेक्षा और गहराई से देख पाई कि मेरे सहज, असहज, सुखी-दुखी होने का निर्णय मैं स्वयं लेती हूँ। इसके लिए मैं स्वयं 100% ज़िम्मेदार हूँ। पहले तो मुझे लगता था कि मेरे अगर मैं सुखी होती थी तो लगता था कि किसी और की वजह से सुखी हूँ और दुखी भी होती थी तो भी लगता था कि तुम्हारे कारण मैं दुखी हो गई। लेकिन अब स्टेप जब 4 क्लियर हुआ तो पता चला कि इसका निर्णय तो मैं स्वयं लेती हूँ। तो जो पहले दूसरों से एक शिकायत बनी रहती थी कि तुम मेरे सुखी और दुखी होने का निर्णय लेते हो, अब वो शिकायत मुक्त हुई है और इसको देख पा रही हूँ। स्टेप 5 में मेरे निर्णय लेने का आधार क्या है, समझ या मान्यता? तो मैंने देखा कि पहले तो जो अधिकतर जो मैं निर्णय लेती थी, वो मान्यता आधारित होते थे
जिससे मैं कभी सुखी होती थी तो कभी दुखी होती थी। लेकिन अब मैं हर निर्णय को प्रयास करती हूँ कि समझ आधारित ले पाऊँ, जिससे मैं सुखी भी होती हूँ, और इसको धीरे-धीरे देखने का प्रयास जारी है। स्टेप 6 में मैंने देखा कि मुझे कौन से भाव सहज स्वीकार हैं: संबंध, व्यवस्था, सहअस्तित्व या संघर्ष, अव्यवस्था और विरोध। तो मैं देख पाई कि मुझे संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व ही सहज स्वीकार है। लेकिन साथ में यह भी देख पाई कि जो अभी तक मेरा जीना हो रहा था, वो विरोध में हो रहा था, अव्यवस्था में हो रहा था और संघर्ष में हो रहा था। लेकिन मैं स्टेप 7 में इसको देख पाई कि अब मैं प्रयास करती हूँ कि अधिक से अधिक संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व में जी पाऊँ और इसके साथ जीना हो पाए। और इसका मैं रिजल्ट भी देखती हूँ, सबके साथ संबंध के भाव के साथ रहती हूँ। स्कूल में भी पहले अभी सब बच्चे बताने लगते हैं कि पहले तुम्हारा सबके प्रति विरोध रहता था, तुम क्लास में भी कुछ ही बच्चों के साथ बोलती थी, लेकिन अब सबके साथ बोलती हो। ये चेंजेस तुम में कैसे आए? तो मैं उनको यूएचसी के बारे में बताती हूँ, तो वो भी सब लोग सुनने लगे हैं और मेरे फ्रेंड्स में भी एक अच्छी स्थिति बन रही है। सब लोग यूएचवी को सुनते हैं और जितना मैंने सीखा है उतना मैं उन्हें बताने का भी प्रयास करती हूँ। और इसके साथ अभ्यास 2 में स्वयं के द्वारा शरीर को देखना। इसके स्टेप नंबर 1 में मैं और शरीर दोनों अलग-अलग वास्तविकताएँ हैं। तो इस स्टेप को मैं कोई भी कार्य करती हूँ तो देखती हूँ कि इसमें सेल्फ क्या रोल है और बॉडी का क्या रोल है। जैसे कि मैं पढ़ती हूँ या लिखती हूँ तो देखती हूँ कि इसमें मेरा सेल्फ क्या कर रहा है और बॉडी क्या कर रही है। तो इससे मेरा स्टेप 1 क्लियर हो रहा है धीरे-धीरे। और स्टेप 2 में मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है। इसको भी मैं अब धीरे-धीरे देख पा रही हूँ। और इसी के साथ स्टेप 3 में किस संवेदना को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इसका निर्णय मैं स्वयं लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रही होती हूँ, तो बाहर से जो संवेदना आती है, तो मैं उसे तभी पढ़ती हूँ जब मुझे उस कार्य से वो महत्वपूर्ण लगती है। इसको मैं देख पा रही हूँ कि और स्टेप 4 में मैं संवेदना से दूर रहते हुए भी संवेदना को पढ़ पाती हूँ। मैं और शरीर के बीच दूरी है। इसको भी मैं अब धीरे-धीरे देखने लगी हूँ और एक अच्छी स्थिति बन रही है। स्टेप 5 में संवेदना का अर्थ मान्यतापूर्वक देती हूँ या समझ आधारित। तो इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल से दूँगी। अभी हाल ही में मेरे साथ एक घटना घटी। मेरे शरीर में एक गाँठ हो गई है ब्रेस्ट में। तो जब पहले पहले से बहुत पहले से ये थी, लेकिन जब मैंने अभी अपने परिवार में सबको ये शेयर बात की, तो सब लोग घबरा गए क्योंकि पहले से ही एक स्थिति बनी हुई थी। मेरे बड़े पापा कैंसर की वजह से एक्सपायर हो गए थे, तो परिवार में एक भयभीत सब लोग थे ही पहले से। और जब मेरे बारे में सबको पता चला तो और भी भयभीत हो गए और मेरे पास सब जगह से ये सूचनाएँ आने लगी कि तुम भी कहीं बीमार ना हो जाओ और तुम्हें भी कैंसर ना हो जाए। तो इस बारे में रिश्तेदारों से, आस-पड़ोस से और ख़ास करके मोबाइल से मुझे ऐसी सूचनाएँ मिली कि तुम बीमार हो जाओगी, बीमार हो जाओगी। तो जब मैं समाज की इन सूचनाओं से घिर गई एक तरह से, और मुझे भी पहले पेन पेन नहीं होता था। लेकिन जब इन सूचनाओं को मैंने अर्थ दिया मान्यतापूर्वक, तो मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि हाँ, मुझे दर्द हो रहा है, शायद मैं भी मर जाऊँगी। ऐसा मुझे ऐसे ख़्याल आने लगे थे। लेकिन इस बारे में मेरी भगवान अंकल से बात हुई और उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम सूचनाओं को अर्थ दे रही हो। ये सूचनाएँ तुम्हें घेर लेंगी, तुम इनको समझ आधारित अर्थ दो और इनका मूल्यांकन करो। तो जब मैंने उनकी बात मानी और इनका समझ आधारित अर्थ दिया और सारी सूचनाओं का मूल्यांकन किया, तो अभी मैं स्वस्थ हूँ और इसको देख पा रही हूँ। और स्टेप नंबर 6 में मैं इसको देख पाई कि जब मैं इन सूचनाओं को मान्यता आधारित अर्थ दे रही थी, तो मैं एक तरह से परतंत्र हो रही थी और जो मैं ठीक थी उससे भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। लेकिन जब मैंने इसका समझ आधारित अर्थ दिया, तो अब मैं अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर पाती हूँ। और अभी मेरा कानपुर गई थी तो वहाँ से मेरा होम्योपैथिक से ट्रीटमेंट चल रहा है। और इसके साथ स्टेप 7 में मैं और शरीर दोनों शून्य में बने हुए हैं और मैं और शरीर में शून्य के माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है। और शरीर मेरे लिए सिर्फ़ एक उपयोगी साधन है। इसको भी मैं अभी शून्य पे तो ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन हाँ, इसको भी थोड़ा-थोड़ा देखने का प्रयास जारी है
इसी के साथ अभी और मैं बताऊं, अभ्यास 1 और अभ्यास 2 में तो मेरी इतनी ही समझ बनी। और इसके अलावा सुख स्वभाव है या प्रभाव, तो इसको भी देख पा रही थी कि पहले तो मुझे लगता था कि सुख तो एक तरह से प्रभाव है। मुझे लगता था कि ज्यादा से ज्यादा मैं सुविधा इकट्ठा कर लूंगी तो मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन हाँ, वो सुख मिलता था लेकिन एक थोड़े समय के लिए मिलता था। इसको अब मैं देख पा रही हूँ, तो अब मुझे बाजार भी जाती हूँ तो देखती हूँ कि जो मुझे आवश्यक चीज लगती है उसी को खरीदती हूँ, जो जिसकी मुझे जरूरत होती है, और किसी चीज को नहीं खरीदती हूँ। तो इसको देख पाई कि सुख तो मेरा स्वभाव है। और इसके अलावा अभी मेरे पापा बिठूर संस्थान में हैं, तो एक तरह से घर की जिम्मेदारी, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ तो सारी जिम्मेदारी रहती थी। तो अब मैं पहले तो जिम्मेदारियों से बचती थी, लेकिन अब सारी जिम्मेदारियों को स्वीकारती हूँ और एक अच्छी स्थिति बन रही है। और स्कूल में भी सबके साथ ये पहले मैं शेयर करती थी तो कोई सुनता नहीं था, लेकिन अब जब सब बच्चे मुझ में ये बदलाव देखते हैं तो वो स्वयं से मुझसे पूछते हैं। मेरे टीचर भी मुझसे अब पूछने लगे हैं कि तुम क्या करती हो, मुझे भी उसके बारे में बताओ। तो मैं उनको भी इन सब के बारे में बताती हूँ और सबके साथ एक संबंध के भाव के साथ रहने का प्रयास कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं भगवान अंकल के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने, उनकी वजह से मेरी इस स्थिति पर आ सकी। तो और सभी के प्रति कृतज्ञता। धन्यवाद। जी, सभी को नमस्ते। मैं विक्रम यादव, EHB लिविंग सेंटर नौगांव से। हाँ, पास ही में मेरा एक छोटा सा गांव है, 6 किलोमीटर दूरी पर। हाल ही में लेकिन मैं कानपुर के बिठूर संस्थान में जुलाई 2024 से सेवा देने का कार्य कर रहा हूँ, जिससे मुझे प्रकृति के करीब रहने का और जानने पहचानने का मौका मिला। साथ ही अकेले रहने से स्वयं पे अच्छे से ध्यान गया, क्योंकि अधिकतर मैं वहाँ पे अकेला रहा हूँ। अभी 1 महीने से 1.5 महीने हो गया है, तब से श्री भगवान सिंह परमार जी हमारे साथ आके सहयोग कर रहे हैं। तो अच्छे से मूल्यांकन हुआ स्वयं पर, और मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से मेरा UHB से जुड़ना हुआ। उनके प्रति मेरी बहुत बहुत कृतज्ञता है। साथ ही अरुणा जी से स्वास्थ्य संयम की लगातार जानकारी मिलती रही, उनके प्रति भी कृतज्ञता है, क्योंकि परिवार में हमारी हारमोनी स्वास्थ्य के प्रति अच्छा व्यवहार रहा है, क्योंकि हम लोग अब मेडिकल से बिल्कुल धीरे धीरे हट गए हैं। अब मैं अभ्यास में जो हमारी समझ बनी है, मैं अपनी कल्पनाशीलता को देखने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी पूरी तरह से देखने में असमर्थ हूँ, क्योंकि जब भी मैं ध्यान में लगाता हूँ या उसे देखने का प्रयास करता हूँ, तो अभी भी जो गहरी मान्यताएं हैं वो टकराती हैं। कहीं ना कहीं कल्पनाशीलता भागती दौड़ती दिखती है, लेकिन अब को पहले से बेहतर स्थिति है, ये कह सकते हैं। स्टेप 2 मैं अपने भाव विचार को देखता हूँ, जिससे मैं कभी सहज होता हूँ, कभी असहज होता हूँ। इसको मैंने समझा है और इसे प्रयास जारी है। स्टेप 3 में मेरे अंदर जो भाव विचार चल रहे हैं, उनसे मैं कभी सुखी होता हूँ, कभी दुखी होता हूँ। इसमें मेरी धीरे धीरे समझ बन रही है। अब मेरा स्वयं पर ध्यान गया कि मैं जो भी विचार किसी घटना के कारण या मान्यता के कारण चला रहा था, उससे मेरे भाव खराब हो रहे थे और मैं दुखी लगातार हो रहा था। जबकि एक स्थिति के बाद वह विचार हमें या तो बदल देते हैं या सोच समझ कर ही बंद कर देते हैं। ये अब मुझे साफ दिखने लगा है। लेकिन उतने समय सुखी दुखी हम हो रहे थे, जब तक हम ये विचार चला रहे थे। उतने समय मैंने देखा कि मैं कितना जो वो विचार चलाते चलाते दुखी होता हूँ, लेकिन एक स्थिति के बाद वो विचार आखिर में हम लोग बंद कर ही देते हैं। तो अब उस पे गहराई से ध्यान गया है कि मुझे वो विचार चलाना है कि नहीं चलाना है। विचार अब ठीक ठाक चलने लगे हों, उसका मूल्यांकन होने लगा है। स्टेप 4 में मैं देखता हूँ कि सहज असहज सुखी दुखी होने का निर्णय कौन ले रहा था। इसमें मेरी मान्यताएं थी या बाहर की कोई परिस्थिति, क्योंकि अभी जो समाज परिवार या संस्कारों से मिला, उसी बेस पर हम मेरा निर्णय या जीना हो रहा था। लेकिन अब निर्णय लेने
कि स्वयं की क्षमता बड़ी है। ये तो बिल्कुल अब मैं देख पाता हूँ कि पहले से स्थिति अब मेरी ठीक हुई है, निर्णय मेरे बदले हैं, और अब जो निर्णय गलत हो जाते थे उनमें मूलतः अब सुधार होने लगा है। स्टेप 5 में मैं देखता हूँ कि मेरे निर्णय लेने का आधार क्या है, मेरी सहज स्वीकृति या बाहर की कोई परिस्थिति। तो अब मैं देख पाया हूँ और देखने लगा हूँ। अभी तक तो इसका आधार बाहर की कोई परिस्थिति ही बनी हुई थी, क्योंकि इतनी मान्यताएं या संस्कार उनसे ही टकरा रहे थे। लेकिन यूएचबी के कारण अब धीरे धीरे इसका आधार मेरी सह स्वीकृति हो रही है और मेरा इसमें प्रयास जारी है। स्टेप 6 में कौन सा भाव सह स्वीकार है, तो अब मैं देख पाता हूँ कि मुझे संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व ही मुझे सह स्वीकार है, क्योंकि जब भी अब उसे अच्छे से देख पाते हैं, क्योंकि विरोध जब चलाते हैं, अव्यवस्था में रहना पसंद नहीं है, जब स्वयं से ये सवाल करते हैं तो मूलतः दिखता ही है, स्वाभाविक दिखता है कि संबंध सबको स्वीकार है। कोई भी कितना ही व्यक्ति हो, मैंने कई व्यक्तियों पे ऐसा प्रयोग किया है किसानी कार्य में, क्योंकि तो कोई भी ऐसा नहीं मिला है कि गहराई से उससे पूछा जाए कि उसे संबंध स्वीकार नहीं है। अंततः वही मिला कि सब कोई व्यवस्था में रहना चाहता है, परिस्थिति भले ही कैसी हो। स्टेप 7 में संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व में जीने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मेरे कई पुराने संबंध ठीक हुए हैं और अब मैं सभी व्यक्तियों के साथ संबंध पूर्वक रह पाता हूँ, किसी के साथ भी निभ पाता हूँ। पहले शायद स्थिति यूएचबी के पहले ऐसी नहीं थी कि मैं किसी के साथ भी निभ पाता हूँ, और अब तो और इसका प्रयोग मैं खुद सामने देख पा रहा हूँ बैठो संस्थान में कि कई जगह से लोग आते हैं, बिहार के हों, हरियाणा के हों, यूपी के हों, एमपी के हों, सबके भोजन के साथ, सबके रहन लिविंग के साथ मैं बिल्कुल अब अपने आप को देख पाता हूँ कि मैं निभा ले जाता हूँ। अभ्यास 2 में मैं और शरीर दोनों अलग अलग हैं, इसको मैं देख पाया, जैसे कि मैं की आवश्यकता सम्मान और भाव है, ये अब दिखने लगा है, और शरीर की जैसे भोजन है। स्टेप 2 में मैं शरीर के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अब मैं देखता हूँ मैं शरीर को सूचनाओं के माध्यम से आदेश देता है। अब यह मुझे दिखने लगा है कि जो आदेश देता है वो कौन है, और शरीर एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। जैसे उसने किसी से कहा कि गाली देना है तो बस तुरंत तैयार हो जाता है। स्टेप 3 में शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं ही लेता हूँ। समय ध्यान जाने लगा है, अब कोई भी निर्णय गलत हो भी जाता है तो अब मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, उसको मूल्यांकन करता हूँ। किसी से कुछ भी बोल देते हैं तो अब ध्यान जाने लगा है, और अगर गलत हो भी गया तो मैं चुपके से माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि मुझे अब एहसास होने लगा है कि मैंने गलत बोल दिया है। अगर कोई भी घटना हो तो अब मूल्यांकन कर पाते हैं कि ये हमसे गलती हो गई है और इसे हम स्वीकार कर लें, तो वो अच्छे से ध्यान जाने लगा है। 4 में संवेदना से दूर होते हुए भी संवेदनाओं को पढ़ पाता हूँ, मैं और शरीर के बीच दूरी है। अब ये साफ साफ दिखने लगा है कि जो संवेदनाएं हैं ये हमें कितना प्रभावित करती हैं और किस तरीके से हमें सूचनाएं देती हैं। तो और शरीर की मैं और शरीर के बीच एक आवश्यक दूरी तो है ही, अब वो देख पाते हैं। स्टेप 5 में मैं संवेदनाओं को अर्थ किस प्रकार देता हूँ, मान्यता आधारित या समाज आधारित। तो अब अर्थ आता है, लेकिन अब अपने आप से बातचीत होने लगी है, ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि अब तय कर पाते हैं कि सही गलत क्या है। अब कोई भी घटना हो या कुछ भी हो, किसी से भी बातचीत हो तो उसका मूल्यांकन हो पाते हैं, पीछे होने लगे हैं। सीधी बात है, जैसे कोई सामने का व्यक्ति आक्रोशित हो या कोई घटना घटने वाली है तो पहले एक ऐसे बैकग्राउंड से थे, गांव से थे, यादव परिवार से थे, तो पीछे हटने में थोड़ा नहीं हट पाते थे, लेकिन अब पीछे हटने लगे हैं। अब बिल्कुल साइलेंट मार देते हैं कि भाई आगे वाला व्यक्ति है, बाद में बात कर लेंगे। तो अब पीछे हटने का एक बहुत सहज भाव आने लगा है, अब वो साफ साफ दिखने लगा है। स्टेप 6 में मैं देखा कि जब मैं संवेदनाओं को मान्यता आधारित अर्थ देता हूँ तो बिल्कुल परतंत्र होता हूँ।
क्योंकि उसमें मेरी सही स्वीकृति नहीं होती है। उसमें तो पूरी पूरी तरह से या दूसरे का कहा सुना या दूसरे की आधारित ही होता है पूरी बातचीत। और जब मैं इसका समझ आधार देता हूं तो स्वतंत्र होता हूं, क्योंकि वो स्वयं का निर्णय होता है। अब उतना निर्णय कॉन्फिडेंस बड़ा है, लेकिन पूरी तरीका से ये नहीं कह सकते हैं कि अभी भी ठीक हुआ है, लेकिन पहले से स्थिति ठीक है। निर्णय अभी भी कुछ गलत हो जाते हैं, लेकिन अब बदलाव तो हुआ है। स्टेप 7 में मैं शून्य में बना हुआ हूँ, मेरा शरीर भी शून्य में बना हुआ है। ये अब थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगा है। शरीर के बीच शून्य के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। मैं और शरीर के बीच दूरी है, और शरीर एक उपयोगी साधन है। तो अब शरीर की केयर होने लगी है। हम लोग लगातार जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, आज मैं देख पा रहा हूँ कि सूचनाएं कितनी प्रभावित करती हैं। अभी 3-4 फोन आए हैं रिलेशन से, तो नंदनी को इतना दुखी कर दिया। जब मम्मी का फोन आया तो हमने बातचीत लगातार नंदनी से बढ़ाना चालू की। फिर हमने परमार जी को बताया कि स्थिति खराब है। वो तो कुछ भी कहने लगी है, किसी लड़की से किताबें लेके आई थी, तो उसे लगा कि वो 10वीं की बात खत्म हो गई थी, तो बोले ऐसे ही हम ना खत्म हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए तो हम भी बहक गए, लेकिन हमने संभाला और बातचीत चालू की। परमार जी को बताया, फिर उनने लगभग आध घंटे बात की कि ये समाज में अभी ऐसे ही चल रहा है, वातावरण अभी समाज में ठीक तो है नहीं, कोई सूचना है ठीक तो देता नहीं। लेकिन फिर वो धीरे धीरे अपनी स्थिति पे लौट आई, और धीरे धीरे परिवार में एक हारमोनी बन रही है। सभी बच्चे एक मुझे तो वरदान के रूप में यूएचवी मिली है, क्योंकि सभी बच्चों में एक आवश्यक सुधार तो हुआ है। उन लोगों ने अपने खर्चे कम कर दिए, और नंदिनी ने एक जिम्मेदारी माँ बेटी ने संभाली है, इसलिए मैं कानपुर जा पाया और सेवा दे पाया। क्योंकि सब्जी खरीदने से लेकर बैंक का काम हो या गेहूं पिसाई का काम हो, सारा नंदिनी करती है। और मम्मी के भी एक मौलिक प्रश्न उठने लगे हैं। अब वो पहले से अच्छी बातचीत कर पाती हैं, अब संवाद हो पाता है। नहीं तो पहले लड़ाई से ही चालू हुआ होता था, अब लड़ाई तो बंद हुई है, संवाद प्रक्रिया बढ़ गई है दोनों में। और उनके मौलिक प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि अगली शेयरिंग में शायद वो भी बोलेंगी, क्योंकि विकासा बोलने में बिल्कुल ही डरती थी, कम बोलती थी। अब उसका भी भावपूर्वक फोन आने लगा है और वो भी बातचीत करने लगी है। और जब पहली बार हमें भी विश्वास नहीं हुआ, जब उसने परमार साहब से बात की कि मैं शेयरिंग करूंगी, तो मुझे भी अच्छा लगा। अब धीरे धीरे तीनों बच्चे अपनी दिशा में मुड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। सुख स्वभाव है यह प्रभाव है, तो मैं अब देख पाया हूँ। क्योंकि अभी तक तो जीना 30 वर्षों तक उम्र में 29 वर्षों तक की उम्र, पहले की उम्र 33 वर्ष हो गई है, उसके पहले की 28-29 साल तो प्रभाव में ही चली गई कि थोड़ा ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, वो कर लेंगे तो भटकते रहे। लेकिन अब एक स्थिरता आई है और एक संयम बना है, अब भय मुक्त हुए हैं। अब यदि कानपुर चले जाते हैं तो यहाँ की चिंता हट जाती है, कहाँ की कौन सा मकान, कौन से खेत, कौन सी जमीन। अब कल ही गांव गए थे, 24 को आए थे, तो वहां का देखा कि कोई लकड़ी ले जा रहा है, कोई ईंटा ले जा रहा है, तो थोड़ी देर के लिए भाव इधर उधर तो हुए। कल का प्रैक्टिकल उदाहरण में अपने गांव गया, तो फिर भी हमने कहा कि भाई जहाँ रहेंगे वहां की व्यवस्था ठीक होगी, कौन कहाँ ले जा रहा है। वो भी भाव आशा की वजह से गड़बड़ हुए थे कि उन्हें लगा कि जे ऐसा हो गया वो वैसा हो गया। तो मुझे लगा कि अपने आप को ही संभालना ठीक है, क्योंकि अभी तक लोग जो करते आए हैं वो ही करेंगे। जब आप नहीं होंगे तो ऐसा ही होगा। तो एक धीरे धीरे हम लोग 1-1.5 घंटे में अपनी हारमोनी में लौट आए कि जो भी अपने पे को ही देखना है, लोग तो जैसा करेंगे, अभी उनकी जो समझ है वही करेंगे। तो इस तरीके से अपनी यात्रा चल रही है। और पूरी यूएचबी टीम को धन्यवाद, और श्री भगवान सिंह परमार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अरुणा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि 2020 से अभी तक हम लोगों का स्वास्थ्य में लगभग मुझे लगता है कि 4000 से आगे पैसा नहीं निकला है 4 सालों में, 4.5 साल हो गए हैं। अरुणा जी के संपर्क में लगातार कोई काढ़ा जे हम लोग कोरोना काल में भी उनके साथ
रहे, और परमा जी नहीं थे, वो थी, हम थे, हमारे बच्चे। तो हमें लग रहा था कि हमारे साथ दो दो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और मैं अकेला हूँ। लेकिन मुझे लग रहा था मुझे संभालना है, लेकिन उन्हीं ने संभाल रखा था सब, कि जे काढ़ा वो काढ़ा, किसी का भी स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ, और पूरी यात्रा बढ़िया से आज तक भी बढ़िया चल रही है। बस अभी ये एक गांठ का है, और इसने जैसे ही बताया तो वो सूचनाएं ऐसे ही आई, तो वो प्रभावित हुई। बाकी स्वास्थ्य संयम से लेके सब चीज बढ़िया चल रही। पूरी ईएचबी टीम को धन्यवाद, और जो हमें ये ज्ञान मिला है उसके लिए भी, और जो आप लोग लगातार हम लोगों को रोज मॉर्निंग सेशन से जोड़ते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जी भैया। जी धन्यवाद भैया। अ, आपके साथ तीनों बच्चों ने, मतलब आकाश जी, विकास और नंदिनी बेटिया ने अपनी शेयरिंग को रखा। तो हम में से कोई साथी अगर विक्रम भैया से कुछ बात रखना चाहते हैं तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जी भगवान भैया, आपको माइक दिया है। जी भैया, सभी की शेयरिंग बहुत बढ़िया रही। और ये जो नंदिनी लड़की ने जो सूचनाओं के बारे में बोला, इस समय चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सूचनाएं किस प्रकार से आदमी को अ, उसकी लयबद्धता को तोड़ रही हैं, ये मैंने अभी बहुत कठिनाई महसूस की। कि गांव में जाएंगे तो अलग प्रकार की मान्यता आधारित सूचनाएं हैं, नेट को खोलेंगे तो अलग प्रकार की मान्यता आधारित सूचनाएं हैं, और जो समाज का स्ट्रक्चर है उसमें ज्यादातर हम जाने अनजाने भय देते हैं। तो इस पर कुछ जो मेरी स्थिति बनी, वही अभी ये केस आया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने इस लड़की को समझाया कि भाई तुम सूचनाओं पर ध्यान देना शुरू करो, अर्थ देना तो मेरे पर ही निर्भर है। तो वो जो स्टेप 5 है अभ्यास 2 का, उसको जैसे ही मैंने इसको क्लिक कराया और उसको क्लिक कर भी गया, तो मैं ये देखता हूँ कि सूचनाएं मनुष्य को बहुत तेज प्रभावित कर रही हैं। और ये जो जितने भी स्टेप हैं, इनकी जितनी भी हम डेप्थ में जाएंगे तो हमारे रास्ते खुलते जाते हैं, प्रैक्टिकल रूप से खुलते जाते हैं। तो जो जो स्टेप बनाए गए हैं ये बहुत ही टेक्निकल है। तो अगर इन पे हम काम करेंगे तो धीरे धीरे हमको रास्ता मिलने लगेगा, और हम अपने स्वभाव में रहते हुए सही अर्थ दे पाएंगे। और बाहर से चाहे जो भी सूचनाएं आए, क्योंकि अभी तो उम्मीद है कि जो भी वातावरण बना हुआ है उसमें सूचनाओं का बहुत ज्यादा अ, अ, नकारात्मक सूचनाएं बहुत ज्यादा हैं और सकारात्मक सूचनाओं की कमी है। तो अब अपन सकारात्मक सूचनाएं कैसे बढ़ा सकें, इस पर काम की जरूरत है। एक बार सर से मेरी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा भी था कि ये मोबाइल या तो हम लोगों को एक किस्म से बहुत गलत जगह पे ले जाएगा, और या हम लोग जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे तो यही टेक्नोलॉजी, यही मोबाइल का हम बहुत बेहतर सदुपयोग भी कर पाएंगे। तो वो बात मुझे हमेशा याद रहती है। तो बाकी शेयरिंग अच्छी रही, और इस परिवार को मेरी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद भैया। धन्यवाद सर। धन्यवाद भैया। तो अभी मैं कुमार भैया को आमंत्रित करता हूँ कि भैया शेयरिंग के बारे में गाइड करें। जी नमस्ते सभी को। जी बहुत ही नमस्ते अच्छी भैया। शेयरिंग रही। जी नमस्ते। भविष्य विशाखा, नंदिनी और विक्रम भैया, आप लोगों ने शेयरिंग की और एक परिवार के रूप में बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही। क्लास 3 में पढ़ने वाला बच्चा भी ध्यान दे पाता है, और कम से कम उसे इस बात की महत्व दिखाई देता है कि मैं और शेयरिंग को भी समझना है। समझ हमारे लिए एक आवश्यक कार्यक्रम है। ये महत्वपूर्ण बात है। दोनों छोटे बच्चों ने अच्छी शेयरिंग की। नंदिनी ने जिस स्पष्टता के साथ और जिस आश्वस्ति के भाव के साथ शेयरिंग किया, वो भी काफी अच्छा है। और नंदिनी जैसा बताया कि वो 5वीं बार शेयरिंग कर रही हैं, तो कंसिस्टेंटली मॉर्निंग सेशन को अटेंड भी कर रही हैं, बातों पे ध्यान दे रही हैं, और जो स्टेप्स हैं उसको जीने से जोड़कर देख पा रही हैं। बहुत ही शुभ संकेत है आगे के लिए। बहुत ही अच्छी संभावना है। इससे ये भी दिखाई देता है कि अगर प्राइमरी एजुकेशन में भी हम इन बातों को इंट्रोड्यूस करते हैं और इस तरह के अभ्यासों को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बहुत ही कम उम्र के बच्चे भी इन अभ्यास को कर पाएंगे। अगर बचपन से ही भाव की ओर ध्यान चला जाए, बचपन से ही अपने संस्कारों की ओर ध्यान चला जाए, तो जाहिर सी बात है कि जो आगे संस्कार बनेंगे वो संबंध के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, अस्तित्व के अर्थ में बनेंगे। इसकी एक अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। ये भी दिखाई दे रहा है कि परिवार से परिवार जुड़कर
किस प्रकार एक दूसरे को प्रोत्साहित करते जा रहे हैं, एक दूसरे को वात्सल्य के भाव के साथ गाइडेंस दे पा रहे हैं, एक दूसरे का केयर कर पा रहे हैं, और एक आश्वस्ति के वातावरण में संबंध के भाव के साथ, जहाँ सुविधा का बहुत महत्व नहीं है, संबंध के भाव के साथ 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 आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा संकेत है। विक्रम भैया ने जैसे बताया, तो अभी वो बिठूर में ही रह रहे हैं, वहाँ के पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण भागीदारी विक्रम भैया कर रहे हैं। आपके शेयरिंग से भी लगा कि पहले कुछ आवेश का अभ्यास रहा है, आपका प्रतिक्रिया का अभ्यास रहा है, परंतु उसको धीरे धीरे आप मूल्यांकित कर पा रहे हैं और बहुत सारे मुद्दों से निकल पा रहे हैं। स्टेप्स को और बारीकी से अगर किया जाए, तो जहाँ अभी हम बाहर में प्रतिक्रिया देते थे, उससे अब हमारी प्रतिक्रिया कम हुई है, परंतु हो सकता है अंदर ही अंदर भी प्रतिक्रिया चल रही है। तो उसको, विचार को ऑब्जर्व करेंगे, विचार के पीछे भाव को ऑब्जर्व करेंगे, भाव के पीछे संस्कार को ऑब्जर्व करेंगे, तो अवसर तो आपके पास पर्याप्त है। बिठूर में अभी कई साथी रह रहे हैं, अभिषेक भैया भी रह रहे हैं, वहाँ ऑनलाइन सेशन भी चलते रहते हैं और आपस में चर्चा भी होती रहती है, तो काफी अच्छा अवसर है आपके लिए, आगे जांच परख के लिए, आगे अपने परिमार्जन के लिए। और मुझे लगता है कि एक आयाम में जहाँ शिक्षा के लिए काम हो रहा है, दूसरे आयाम में एक होलिस्टिक लिविंग, जहाँ पूरा परिवार शामिल होकर साथ साथ समझने जीने का काम कर रहा है और प्रकृति से जुड़कर अपनी सुविधा की आवश्यकता को पूरा कर रहा है, इस दिशा में भी एक अच्छा प्रयास चल रहा है। इन दोनों दिशाओं में हमको ठीक से काम करने की जरूरत है। शिक्षा से शिक्षक और विद्यार्थी निकलकर धीरे धीरे लिविंग मॉडल में जुड़ेंगे, और अभी जो ये फाउंडेशनल वर्क हो रहा है ये गाइडेंस का काम करेगा, कितने समय में क्या कैसे हो पाता है, किस तरह से हम लोग लिविंग मॉडल्स को डेवलप कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इन सारी मुद्दों पे ध्यान जाएगा। तो शिक्षा और व्यवस्था, इन दोनों में जो काम होता है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और ये लिविंग मॉडल एक तरह से हमें व्यवस्था की संपूर्णता तक ले जा रहा है। तो काफी अच्छी संभावना है। मुझे लगता है सतत रूप से काम करते रहें। हम में से हर व्यक्ति के लिए यही है कि काम करते रहें अपने ऊपर। ये काम कोई एक दिन दो दिन का नहीं है। स्वयं में परिमार्जन कर पाना और ब्लॉक B1 को जागृत कर पाना, इसमें तो एक लंबा समय लगता है। बहुत सारे गहरे संस्कार हैं। अभी तो विचार के स्तर पर ही इतने सारे द्वंद्व और उलझन बने रहते हैं, जो भाव के प्रति सजगता से ही सुलझते हैं। और भाव में भी जो उलझने हैं, शंका है, भय है, विरोध है, वो तभी सुलझ पाता है जब संस्कार को देख पाते हैं, और संस्कार में भी जब हम जांच पाते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, उसको ठीक ठीक बारीकी से देख पाते हैं, तब जाके संस्कारों में परिमार्जन होता है। एक लंबा काम है। मैं अपने कई साथियों से भी कहूंगा जो सुबह का फत अटेंड करते रहे, कि एक बार हमने अटेंड कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा काम पूरा हो गया है ना। ये तो रोज सुबह ध्यान देने का काम है, तो सतत भी चलता रहे, पूरी उम्र चलता रहे, और धीरे धीरे हमारी सजगता बढ़ती चली जाए, हमारे में परिमार्जन होता चला जाए, यही अपेक्षित है। तो बहुत ही अच्छा, मेरी तरफ से आप पूरे परिवार को शुभकामना और बधाई। जी जी भैया, धन्यवाद। और काफी, जैसा आपने कहा कि अवसर है बिठूर में, तो लगातार अपने पे काम कर रहे हैं और कई चीजों का प्रयोग भी कर रहे हैं कि हम बाजार से कैसे मुक्त हो सकते हैं और क्या क्या हमारे पास उपलब्ध है। तो अभी अच्छा है, इस शिविर को भी अटेंड करेंगे। गुजरात के किसान आने वाले हैं 31 तारीख से, तो मैं जी जी कल निकल के उसको भी अटेंड कर रहा हूँ। और लगातार सभी से जो भी रहता है हमारे साथ रात रुकता है, उससे संबंध चलता है और यूएचबी के माध्यम ही रहता है। बढ़िया। तो अभी आप बिठूर में ही हैं? नहीं, अभी 24 तारीख को आए थे भैया, कल चले जाएंगे। अच्छा, ठीक, बहुत ही बढ़िया भैया।